गुड इवनिंग व्यूअर्स एंड वेलकम टू खबर फास्ट, ऑफ कोर्स वेलकम टू इशू टुनाइट एट 9। कांग्रेस में इस समय संकट के बादल छाए हुए हैं और ये संकट के बादल दूसरों ने नहीं बल्कि अपनों ने ही खड़े किए हैं। 4 राज्यों से कांग्रेस को बुरी खबरें मिली हैं, जिनमें हरियाणा, असम, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ बगावत सामने आई है, तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस का साथ ही छोड़ दिया है। उधर मार्कंडे काटजू ने सनसनीखेज आरोपों से यूपीए को कहीं ना कहीं अब घेर लिया है। ऐसे में सवाल ये हैं कि क्या कांग्रेस के अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पहले देखेगा एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त से अभी कांग्रेस उबर भी नहीं पाई है, तो अब उसके अपने ही उसे झटके पर झटके दे रहे हैं। महाराष्ट्र, असम, हरियाणा और जम्मू कश्मीर से जिस तरह की खबरें आई हैं, निश्चित ही पार्टी की सेहत के लिए ये अच्छे संकेत तो नहीं लगते। पहला संकट कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में मंत्री नारायण राणे ने खड़ा किया है। राणे ने सोमवार को उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि राणे का कहना है कि वे फिलहाल कांग्रेस में बने रहेंगे, तो उधर सीएम पृथ्वीराज चौहान ने राणे का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती देख राणे छटपटा रहे हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में उनके बेटे नीलेश राणे को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। खबर तो ये भी है कि आने वाले दिनों में राणे कांग्रेस भी छोड़ सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो वहीं असम से भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। असम में कांग्रेस के 30 विधायकों ने मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। राज्यपाल से मुलाकात कर इन विधायकों ने गोगोई के प्रति नाखुशी जाहिर की है। तो वहीं तीसरी बुरी खबर हरियाणा से आई, जहां पर हुड्डा सरकार में नाखुशी जाहिर करते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीरेंद्र सिंह ने भी अपने कड़े तेवर अख्तियार कर लिए हैं और सीएम हुड्डा के नेतृत्व में इस साल होने वाला चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। तो वहीं चौथी बुरी खबर जम्मू कश्मीर से आई, जहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच चला आ रहा गठबंधन टूट गया। कांग्रेस की तरफ से कल अंबिका सोनी और गुलाम नबी आजाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन टूटने का ऐलान कर दिया। हम अपने उम्मीदवार 87 सीट्स पर खड़े करेंगे। पार्टी अपने बलबूते पर, अपने कार्यक्रमों के आधार पर, अपने सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को और मजबूत करते हुए और पेश करते हुए हम ये आने वाला चुनाव जम्मू कश्मीर रियासत की विधानसभा के लिए लड़ने का फैसला किया है। चारों राज्यों से आ रही ये खबरें कांग्रेस के लिए अच्छी तो नहीं हैं, बल्कि ये कहें कि ये खबरें कांग्रेस के आगे वजूद खत्म करने का संकट भी दिखा रही हैं। तो उधर कांग्रेस का विवादों से नाता भी नहीं छूट रहा। पूर्व जस्टिस मार्कंडे काटजू ने यूपीए सरकार पर एक सनसनीखेज आरोप लगाकर कांग्रेस की मुसीबतों को और बढ़ा दिया है। मार्कंडे काटजू ने कहा है कि कांग्रेस ने एक भ्रष्ट जज को प्रमोशन दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सीनियर कांग्रेस मिनिस्टर साहब ने जस्टिस लाहौटी, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनसे कहा कि देखिए बड़ी क्राइसिस हो जाएगी। तब जस्टिस लाहौटी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा चिट्ठी कि 1 साल और दिया जाए एडिशनल जज। ये उचित नहीं था। उस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, अपने एलाइज पे डिपेंडेंट थी और वो एलाई थ्रेटन कर रहे थे कि हम विड्रॉ कर लेंगे सपोर्ट। इस सिचुएशन में ऐसा हुआ जो मुझे इत्तला आई। ये सनसनीखेज आरोप आते ही ये मामला संसद में भी गूंजा, जिस पर विपक्ष तो कांग्रेस को आड़े हाथों लेता हुआ दिखाई दिया, तो कांग्रेस अपना पक्ष रखती नजर आई। लेकिन आज शायद उनकी आत्मा जो है उनको खामोश और रहने नहीं दे रही है। उनके जो एलिगेशंस हैं ये बहुत गंभीर हैं और मैं समझता हूं ये शुरुआत है और इसके ऊपर और कार्रवाई होनी चाहिए। We have been demanding, let us have a national judicial commission so that commission can be a mechanism for the appointment or for taking action against judges if there are allegations. I think if he was really concerned about it, I don't know the history of this. I think he should have protested, and in fact, he should have raised that voice at that point of time, and so that the government or the collegium would have made corrections. This is too late to raise such issue. कांग्रेस पार्टी में कानाफूसियां और मुसीबतों का दौर तो 2014 के लोकसभा चुनाव में शर्मनाक हार के बाद ही शुरू हो गया था।
लेकिन अब वो बगावत का रूप लेकर खुलकर सामने आने लगा है। यही वजह है कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस के वजूद पर सवाल उठा चुके हैं और अभी भी उठा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि कांग्रेस को अपने वजूद का संकट झेलना पड़ सकता है। खबर फास्ट के लिए स्पेशल डेस्क से शशांक गौड़ की रिपोर्ट। Welcome back, viewers. Looks like Congress is headed from worst to worst. Its alliance with National Conference in Jammu and Kashmir is coming to an end. Narayan Rane, resigning as Industries Minister, might even quit the party altogether. Clearly visible rift between NCP and Congress in Maharashtra. Assam Chief Minister Tarun Gogoi, state Congress senators falling apart, and with Congress internal rift in Haryana, Bhupender Singh Hooda also seems to have his hands full. And on top of all that, ex-Chief Justice of India Markandeya Katchu levelling some serious allegations against UPA. Is there any hope left of Indian National Congress revival, or is it the end of the road for India's biggest and oldest national party? यही दर्शकों आज हमारा मुद्दा रहने वाला है डिबेट का, और डिबेट में मेरे साथ हैं सुनीता दुग्गल भारतीय जनता पार्टी, जगबीर नरवाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट, जोगिंदर मोर पॉलिटिकल एक्सपर्ट, वीरेंद्र फोगाट सीनियर जर्नलिस्ट और प्रदीप लड्रावन कांग्रेस से। प्रदीप जी, स्वाभाविक तौर पर पहले क्वेश्चन मैं उठाऊंगा, आप ही के साथ उठाऊंगा इसको। बहुत सीरियस एलिगेशन है काटजू साहब के आपकी पार्टी के खिलाफ से। यूपीए 1 टेन्योर की ये बात कर रहे हैं 2004 की, जब वो चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट बने थे। वो सीधे तौर पर एलिगेशन लगाते हैं कि आपकी उस समय की तत्कालीन सरकार ने एक जज को शील्ड किया, एक बड़े गहरे तकरीबन 8 उनके ऊपर इल्ज़ाम बताए जाते हैं करप्शन के उस समय। और जो पूर्व कई जो चीफ जस्टिस रहे हैं मद्रास हाई कोर्टों के, उन्होंने सब ने उन रेटिफाई किया था उन चार्जेस को, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में एक ऐसे जज आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ कोर्स मद्रास हाई कोर्ट के, जो विद वन स्ट्रोक ऑफ द पेन सारे एलिगेशंस को उनके ख़त्म कर देते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ भी कई सवाल ये उठते हैं कि वो चीफ जस्टिस कौन थे मद्रास हाई कोर्ट के, क्योंकि उनका नाम काटजू ने नाम इनफैक्ट उन्होंने किसी का भी नहीं लिया है। तो बड़े गंभीर आरोप हैं जुडिशरी में भी। क्या यूपीए की कहीं ना कहीं इसका मतलब साफ तौर पर इंटरफेरेंस थी? सर, काटजू जी ने एक आरोप लगाया है और उस आरोप में ना उन्होंने किसी का नाम बताया है, ना किसी मिनिस्टर का नाम लिया है। तो वो तो अपना उनका वैचारिक है या कोई सच्चाई है, वो तो आगे चल के पता लगेगा। तो आपको लगता है उन्हें रातों रात कोई सपना आया और उन्होंने सोचा मैं सुबह उठे की बात नहीं है पवार जी, इसमें सपने की कोई बात नहीं है। उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का भी, ना किसी हमारे कांग्रेसी मंत्री का नाम लिया है। साथ में वो अलायंस की बात कर रहे हैं, घटक दलों की बात कर रहे हैं हमारे। तो वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ कर रहे हैं या किसी स्थानीय दल की बात कर रहे हैं, वो वही जाने। देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तमिलनाडु के आपके अलायंस पार्टनर ने ये काम आपको मजबूरी से करवाया कहीं ना कहीं। वो साफ तौर पर कहते हैं क्योंकि जब काटजू खुद चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट बने 2004 में, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि यह गलत है, इस तरह से इनको आपने एडिशनल जज किस तरह बनाया हाई कोर्ट का। तो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम जो थे आरसी लाहौटी, उनको चिट्ठी लिखी और उन्हें कहा कि इंफॉर्मेशन ब्यूरो से, इंटेलिजेंस ब्यूरो से आप इसकी तहकीकात कराएं। सुनिए, ऑफ कोर्स मैं उठाऊंगा, क्यों नहीं उठाऊंगा मैं। और आईबी ने रिपोर्ट दी और उस आईबी ने उसको रिपोर्ट में सही बताया कि इनके ऊपर जो करप्शन चार्जेस हैं प्रदीप जी, वो वैलिड हैं। इस बात को आप समझिए। और उसके बाद लाहौटी, जैसे काटजू कहते हैं, डायरेक्ट उनको फोन कॉल करते हैं, कहते हैं कि काटजू यू वर राइट, दीज एलिगेशंस आर ट्रू। और उसके बाद 3 जजों का कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट का, जस्टिस लाहौटी ऑफ कोर्स एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसमें थे वाई के सब्बरवाल अनदर जज थे और रूमापाल एक और जज थे। उन्होंने सीधे तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट कौन, आपकी सरकार, रिकमेंडेशन भेजी कि भाई ये सुनेगा, आप इनको एक्सटेंशन ना दीजिए। उनका 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था, आप उनको एक्सटेंशन ना दीजिए, फिर भी आपकी सरकार ने क्यों एक्सटेंशन दिया उनको? कहीं ना कहीं घटक दलों के साथ हमारी मजबूरी रही। वही प्रदीप जी सुनेगा, इसीलिए ये हुआ था। पिछली डिबेट में भी आपने यही कहा कि घटक दलों की मजबूरी के लिए आप क्या क्या करेंगे। सर, तभी तो आज हम साथ छोड़ रहे हैं। क्या ममता बनर्जी साथ हमने चुनाव लड़ा, नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको छोड़ दिया हमने। आप सुनिए मेरी बात, 2004 में आपकी सरकार ने 145 सीट ली थी, मानते हैं मेरी बात? बिल्कुल ली थी। ठीक है, कांग्रेस के बाद उसका जो दूसरा नंबर लालू की आरजेडी का था 21 सीटें। और ऑफ कोर्स वो नाम नहीं लेते तमिलनाडु की उस पार्टी का, लेकिन सम थिंग्स आर आई थिंक वेरी ऑब्वियस, क्लियरली दिखता है। देयर 2 नेशनल पार्टीज, रीजनल बिग पार्टीज रादर इन तमिलनाडु, one is AIDMK, other is DMK, and you had the support of DMK at that time with
16 seats rather to your total tally of 272। तो इसमें प्रदीप जी कोई लंबा चौड़ा मुझे नहीं लगता दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि आपकी पार्टी की कहीं ना कहीं दिक्कत यही रही है कि 10 सालों के पिछले कार्यकाल में आपने किसी भी प्रॉब्लम को कभी पढ़ा नहीं, जाना नहीं, माना नहीं। मे बी दैट्स व्हाई यू गॉट 44 सीट्स इन लोकसभा फ्लोर। जी फोगाट जी। पवार जी देखिए, मैं इस विषय में जो है जी अपनी बात रखूंगा जी। अब काटजू जी ने जो आरोप लगाया है, ये एक अकेले व्यक्ति नहीं होंगे शायद आरोप लगाने वाले जी। या कांग्रेस के खिलाफ जाने वाले। अब आज जो है कांग्रेस की चुनाव में वो स्थिति है कि वो सबसे अपने बुरे प्रदर्शन करने के बाद अब अपने आप को बचाए रखने के लिए लड़ाई में जो है जुटी हुई है जी। अब ये देखिए, मतलब ये देश का दुर्भाग्य है कि ज्यादातर हमारे यहाँ राजनीतिक दल या राजनीति में जाने वाले लोग जी। वो सेवा भाव से नहीं आते जी। हैं, वो सत्ता के लिए आते हैं जी। और जब तक सत्ता में रहते हैं जब तक तो ठीक है, लेकिन सत्ता से जैसे ही बाहर होते हैं जो लोग राजनीति में आए थे वो भागने लगते हैं। अब कांग्रेस की ऐसी स्थिति है, सबको दिखाई दे रहा है कि केंद्र में तो हम जो है 44 पे आ गए हैं और आगे जो 4 राज्यों में चुनाव होंगे वहां भी कहीं यही हालत ना हो जाए, इसीलिए जो लोग हैं कांग्रेस से लोग हैं भाग रहे हैं कांग्रेस को छोड़ छोड़ के, क्योंकि उनको अब सत्ता में आने के लिए जो अब कांग्रेस एक अच्छा विकल्प नहीं है उनके सामने। फुकाट तो जी, अब इस तरह के आरोप तो लगेंगे। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन यहां मैं जो ट्रेंड देखता हूं ना, क्योंकि ये एलिगेशन अपने आप में मतलब अब पूरा सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस इज इन्वॉल्व। अगर आप चीफ जस्टिस को तो अगर सरकार इन्फ्लुएंस कर सकती है तो फिर देश में क्या रह गया? क्योंकि आप इसमें देखिएगा सीधे तौर पर क्या होता है कि उनको ऐसा नहीं सिर्फ 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया, उसके बाद अनदर एक्सटेंशन केम इन। व्हेन डिड इट कम? जब उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने वाई.के. सब्बरवाल, उन्होंने उस 1 साल के एक्सटेंशन के बाद अनदर एडिशनल जज के तौर पर एक और एक्सटेंशन उनको दिया, और उसके बाद जब वो जाते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं के.जी. बालाकृष्णन, वो उनको परमानेंट नियुक्ति कर देते हैं, एडिशनल नहीं, परमानेंट हाई जज उनको बना देते हैं यहां पर। और ऑफ कोर्स उन्होंने एक काम जरूर किया, उनको किसी और स्टेट के उसमें ट्रांसफर कर दिया एज अ हाई कोर्ट जज ऑफ अनदर, बट दैट डजंट मेक द एलिगेशंस अगेंस्ट हिम एनी लेस। देखिए पवार साहब, मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है आज वो अपने ही बोझ से है भरभरा के गिरने वाली है, और उसमें जो है मुझे लगता है कि शायद कोई ऐसी संस्था नहीं बची, चाहे आप सीबीआई देख लें, चाहे आप सीवीसी देख लें, और ये जुडिशरी पे लोगों का थोड़ा बहुत विश्वास था, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी संस्था नहीं रही कि जिसमें उन लोगों का इंटरफेरेंस ना हो, जिसमें उन लोगों ने करप्शन ना मचाया हो, जिसमें उन लोगों ने उल्टे सीधी अप्रोच से या किस तरह से किसी को अननेसेसरली जो है सीबीआई का आप नाम ना लीजिएगा, बिकॉज योर पार्टी हैज आल्सो स्टार्टेड यूजिंग सीबीआई। आप सुनिएगा, सीबीआई का आपकी पार्टी ने भी इस्तेमाल, वो इंजरे का बंद तोता था, दुग्गल जी आज भी बंद तोता है। जिस तरह के एम.के. नारायण के खिलाफ यूज हुआ सीबीआई का और गोवा के गवर्नर के खिलाफ यूज हुआ, आप भी भली भांति उससे परिचित हैं, लेकिन मैं भी मुद्दे पर टिकना चाहूंगा। राहुल गांधी जी ने खुद स्वीकार किया, ये राहुल गांधी जी ने खुद स्वीकार किया ये बात कि हाँ सीबीआई में हम लोगों का पूरा इंटरफेरेंस रहता है। देखिए इनके राहुल गांधी जी ने खुद स्वीकार किया इस बात, लेकिन एटलीस्ट गुड फॉर द मैन, ही ओन्ड इट अप। विल यू ओन इट अप? माय क्वेश्चन टू यू इज, विल यू ओन इट अप दैट यू यूज सीबीआई अगेंस्ट वेस्ट बंगाल गवर्नर, यू यूज सीबीआई अगेंस्ट गोवा गवर्नर? डू यू ओन इट अप? इन्होंने जुडिशरी तक को नहीं बख्शा, कोई ऐसी संस्था नहीं ऐसी बची है कि जिन लोगों में जहां पे इन लोगों का इंटरफेरेंस ना हो। देखिए और ये चीज अभी सामने आ रही है, अभी तो काटजू जी ने स्टार्ट किया है इसको, अब देखना अब धीरे 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 अभी और शुरू होने वाला है। दुग्गल जी अलाउ मी, मोर साहब मैं रादर यहाँ पे चाहता, नंबर 1 एक तो काटजू, मतलब ये नाम सामने लाते, व्हाट इज होल्डिंग द मैन बैक? क्योंकि यहाँ पर एक और, क्योंकि कल की नेशनल लाइव डिबेट में निधि राजदान ने जब काटजू से पूछा कि व्हाट वाज होल्डिंग यू बैक फॉर द लास्ट 10 years, व्हाई हैव यू कम अप विद दिस थिंग नाउ? तो काटजू जस्ट थ्रू ऑफ हिज माइक एंड लेफ्ट द स्टूडियो। व्हाई वाज ही एंग्री? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप 10 साल बाद अभी भी आते हैं और ये चीज पब्लिक डोमेन में लेकर आ रहे हैं, तो what is hold you back? मतलब कांग्रेस is not going to put you behind bars now, they're not going to use CBI, they're not in power, तो आप कम से कम वो नाम तो रखें सामने अगर आपको पता है उन नामों का, राइटली, अदरवाइज आप एलिगेशन ना लगाएं। पवार साहब ये बात बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि काटजू साहब को एक तो जो जस्टिस हैं, जो अपने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग, और कम से कम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से ये तो अपेक्षा करते ही हैं कि वो किसी भी प्रकार के दबाव की तो अपेक्षा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, वही काटजू हैं
जिनको उस वक्त उन्होंने समय समय पर इस देश के मुद्दों की बातें उठाई हैं, उस वक्त कांग्रेस ने काटजू जी की वाहवाही की है। ये बीजेपी के खिलाफ भी बोले। बहुत से मुद्दों पे ऐसे देश के अंदर बहुत से ऐसे समय आए हैं जब काटजू जी ने अपनी बेबाक राय रखी है। और जिस अब दिक्कत ये होती है कि जिस दल के पक्ष में बात आ जाती है वो काटजू जी के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो तो पॉलिटिशियंस का काम है। देखिएगा, आपको अगर कुछ अच्छा लगेगा कि कांग्रेस को कि आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, पावर और नो पावर दे विल सपोर्ट यू। ये सवाल उनके ऊपर खड़े होते हैं कि वो 10 साल चुप रहे और आज वो नाम नहीं ले रहे हैं, ये सवाल उनके ऊपर खड़े होते हैं। लेकिन जिस ढंग से उन्होंने तथ्य की बात रखी है, जिस ढंग से उन्होंने कॉलेजियम की बात रखी है, जिस ढंग से उन्होंने आईबी की रिपोर्ट की बात रखी है, ये कहीं ना कहीं तथ्यपरक बात तो है। इनको आज कोई भी राजनीतिक दल क्या इन तथ्यपरक बातों को, इन एजेंसी की बातों को कोई जुटला सकता है क्या? तो वही देखिएगा, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यहां पर नरवाल साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा। काटजू कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आरसी लाहौटी का मेरे पास डायरेक्ट फोन कॉल आया। वो अगर झूठ भी बोलेंगे, जैसे प्रदीप जी कह रहे हैं कि कोई वैलिडेशन नहीं है उनकी बातों की, तो वो कहां तक झूठ बोलेंगे। और वहां अपने शब्दों में उन्होंने इस चीज को बयान किया है कि किस तरह से एक घटनाक्रम घटा है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह 2004 में यूपीए 1 की सरकार नई बनी थी, क्योंकि सीटें कम थी, 145 कांग्रेस ने ली थी महज, तो उनको सपोर्ट चाहिए थी। और वो एयरपोर्ट पर जाकर के जब वो न्यूयॉर्क जा रहे थे यूनाइटेड नेशंस के किसी समिट में, वहां उनको ये खबर दी गई तमिलनाडु के कुछ पॉलिटिशियंस द्वारा कि अगर आपने कॉलेजियम की राय को माना तो हम अपनी सपोर्ट वापस ले लेंगे, और जब तक आप न्यूयॉर्क से वापस आएंगे आपकी सरकार गिर चुकी होगी। और कांग्रेस के किसी मिनिस्टर ने कहा कि भाई, उनको मनमोहन सिंह जी को अश्योरेंस दिया, आप जाइए मैं पीछे से संभाल लूंगा। एंड देन दैट मिनिस्टर इज सपोज्ड टू हैव अप्रोच लाहौटी, और लाहौटी को यह बोला गया कि भाई अगर आप ऐसा कदम कोई उठाएंगे तो कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी, एक क्राइसिस पैदा हो जाएगा। और तब लाहौटी ने कहीं ना कहीं मजबूर होकर, मैं तो यहां पर ऐसा ही कहूंगा कि एक साल का एक्सटेंशन दिया। दीज आर वेरी सीरियस एलिगेशंस। मतलब समवेयर डाउन द लाइन इसकी हामी डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से आई। देखिए पंकज जी, आप जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं उसमें अगर ये सच्चाई है, काटजू जी ने जो आरोप लगाए हैं उसमें लाहौटी जी को भी सामने आना चाहिए, काटजू जी को भी पूर्णतः अपने जो आरोप हैं उनको साबित करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कोई बड़ा दौर नहीं, आता जाता समय है सर, सबके साथ आता है। समय पार्टियां, व्यक्ति विशेष इंसान अपने ऊपर लाता है। आप बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम की उपेक्षा ना रखें। इसमें पूरा देश बनता ही है, कभी बैठना पड़ता है। प्रदीप जी, हम किसी पार्टी नरवाल जी को बात कहने का मौका हम दीजिए। निष्पक्ष होकर बात करते हैं, लेकिन पूरा देश जानता है कि कांग्रेस की क्या हालात है और किस तरीके के अभी कांग्रेस पार्टी गिरी हुई है। होते आए नरवाल जी, किस पार्टी का? अरे रिकॉर्ड बनाया आपने, देश की सबसे बड़ी सबसे पुरानी नेशनल पार्टी ने अब तक का रिकॉर्ड बनाया है, उसमें आपको कोई गर्वान्वित होने की जरूरत नहीं। प्रदीप जी, यू गॉट नथिंग टू बी प्राउड अबाउट इन दिस। मेरी बात आप पूरी होने दीजिए। नरवाल जी प्लीज अपनी बात रखिएगा। देखिए, काटजू जी ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं निश्चित तौर पे गंभीर हैं। उसके अगर ये आरोप सच हैं तो लाहौटी जी को भी बताना चाहिए, काटजू जी को भी स्पष्ट करना चाहिए, सब्बरवाल को भी सामने आना चाहिए सरकार बचाने के लिए। हालांकि एक अगर इस आरोप को हम निकाल दें तो इसके बाद भी 10 साल का जो टेन्योर है यूपीए का, उसको वो भी कोई पाक साफ हमें नजर नहीं आता, और उसका परिणाम जनता ने आप लोगों को दिया है। लेकिन ये एक बहुत सेमफुल सिचुएशन है, इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, और सरकार को दांव पे लगाना ठीक है। हालांकि न्यायपालिका में इससे पहले भी भ्रष्टाचार है पंकज जी। अच्छा, एक चीज नरवाल जी, अगर मैं कुछ सोचूं थोड़ा और, मैं मतलब क्योंकि कुछ चीजें काटजू ने सीधे तौर पर नहीं की, लेकिन एक जज अगर करप्शन करेगा तो किस तरह की करेगा? ऑफ कोर्स वो अपनी जजमेंट्स को अनबायस तरीके से नहीं देगा, यानी कि अगर इनोसेंट है तो उसको गिल्टी बता देंगे, और जो गिल्टी है उसको इनोसेंट बना देंगे। मतलब यू आर समवेयर डाउन द लाइन बीइंग करप्ट एज अ जज ऑफ एनी गिवन कोर्ट बाय इन्फ्लुएंसिंग योर ओन न्यूट्रल जजमेंट ऑन द जजमेंट्स दैट यू आर गिविंग, जो आप सेंटेंस पास कर रहे हैं। और जी मैं इस विषय में एक बात कहना चाहता हूं। ठीक है, काटजू जी ने आरोप लगाए हैं जी, और हम ये मानते हैं कि वो ठीक कह रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि कम से कम अब मोदी सरकार को कम से कम कोई बेंच जो है निर्धारित करना चाहिए, कोई जांच कमेटी बिठानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की किसी सिटिंग जज से या रिटायर्ड जज से इस बात की जांच करवाई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। The way Narendra Modi is giving hell to leather these days, he might just one of these days do that also, as you are saying. लेकिन जो भी नियुक्तियां हुई है न्यायपालिका में, फोगाट जी ऊपर आवाज नहीं उठी है जो बीजेपी सरकार ने की है। लेकिन प्रदीप जी, ये यही एक चीज नहीं है, क्योंकि आज का
दिन कहीं ना कहीं बहुत गंदा रहा है आपकी पार्टी के लिए। एक तो काटजू का ये एक्चुअली रेवोल्यूशन कल आया था, कहीं ना कहीं अब जाकर ये और सुर्खियों में चढ़ा है हर चैनल पर। लेकिन एक चीज मैं यहाँ और उठाना चाहूंगा, मैं एक चीज और उठाना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, क्या दुग्गल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, इससे पहले अभी एक वो बुक भी तो पब्लिश हुई थी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, जिन्होंने सब संजय बारू की जो बुक तो आप ये देखिए, ये इस तरह से आपका भी कार्यकाल पूरा होना दीजिए, बुकें आएंगी, बहुत सारी आएंगी। जस्ट वेट एंड You'll get your chance then, प्रदीप। लेकिन उसके अलावा पीसी पारक की भी आई थी। लेकिन मैं यहाँ एक चीज, धीरे धीरे आप देखना कि कितनी रेवोल्यूशंस अगेंस्ट जो है कांग्रेस पार्टी के होने वाली हैं अभी। लेकिन जैसा स्टार्ट की सरकार में क्या नहीं हुआ करेगी, बिल्कुल करेंगे, नहीं बिल्कुल करेंगे आप। फोगाट जी, प्रदीप जी अलाउ में, दुग्गल जी, क्योंकि फोगाट जी इसके अलावा भी अगर मैं देखता हूँ दूसरी बड़ी खतरनाक सिचुएशन जो आज कांग्रेस के लिए पैदा हुई है वो असम में, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा है, उनके आज से नहीं काफी पुराने टाइम से हेल्थ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर वहां पर ये रहे। आज उन्होंने भी अपना इस्तीफा दिया, सीधे तौर पर वो गोगोई का इस्तीफा मांग रहे हैं केंद्र सरकार से, ऑफ कोर्स मतलब सेंट्रल हाई कमांड से कांग्रेस पार्टी की। लेकिन यहां पर सीधी सी तौर पर वो ये कहते हैं कि कोई पार्टी काडर स्टेट यूनिट का आज गोगोई के साथ ना फिजिकली ना मेंटली किसी तौर पर भी काम नहीं करना चाहता। आपको याद होगा जब चुनावों का वो खतरनाक रिजल्ट आया था जो टोटली विपक्ष में गया था कांग्रेस पार्टी के, 2014 में सिर्फ आपकी पार्टी ने प्रदीप जी 3 सीटें ली थी वहां, और भाजपा ने रिकॉर्ड बनाया था जब 7 सीटें ली थी। तो वहां के लोगों ने भी एक नेगेटिव मैंडेट दिया था आपको। गोगोई तब भी गए थे सोनिया गांधी के बाद अपना इस्तीफा ऑफर करने, लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुआ था। और अब स्थिति कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की ये आ गई है कि 78 में से 40 जो स्टेट लेजिस्लेटर एमएलए हैं वहां के, वो सीधे तौर पर कहते हैं बिस्वा कि वो मेरे साथ हैं। अगर कल को वो फ्लोर ऑफ द हाउस पर कहीं ना कहीं एक नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आते हैं कि कोई उनकी मेजोरिटी नहीं है गोगोई की, तो कांग्रेस के लिए और शर्मनाक घटना होगी। पवार जी देखिए, ये जी जो कांग्रेस है नेचुरल है, वो सबसे बड़ी पार्टी, 1885 में इसका गठन हुआ और स्वतंत्रता आंदोलन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन एक बात भी हमें माननी होगी कि आजादी के बाद जो कांग्रेस को दायित्व या जिम्मेवारी मिली थी, इन लोगों ने उसको बखूबी नहीं निभाया और कहीं ना कहीं सत्ता का केंद्रीकरण हुआ जी। और देखिए, डेमोक्रेसी की पहली शर्त या पहला नियम ये होता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, ताकि एक अंतिम हाशिए पे पड़े हुए आदमी को भी जो है न्याय मिल सके और उसको जरूरत की मूलभूत सुविधाएं मिल सके। लेकिन सत्ता का केंद्रीकरण हो गया गांधी परिवार के इर्द गिर्द, और अब हालात ये हुए हैं कि आसाम का देख, उससे पहले देखिए आप वाईएसआर के साथ क्या हुआ अपना आंध्रा में, सीमांध्रा में इनको एक भी सीट नहीं मिली है। तेलंगाना में मुश्किल से 2 एमपी जीत के आए हैं। वहां की लोकल यूनिट की बात नहीं सुनी गई, जगनमोहन रेड्डी ने अलग पार्टी बना ली। अब आसाम में भी यही हो रहा है। देखिए, बात क्या फोगाट जी सत्ता का विकेंद्रीकरण जो फोगाट जी देखिएगा, जहां तक आपने, मैं वो बात उठाऊंगा जो आप कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, तरुण गोगोई वहां पर 2001 से तीसरा कार्यकाल कहीं ना कहीं वो, और 2011 में अच्छे रिजल्ट लिए थे कांग्रेस पार्टी के लिए। 78 सीटें लेना कहीं ना कहीं एक काबिलियत थी उनके लिए वहां से और कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ पलटी खाई फॉर्च्यून ने कि बीजेपी वाज ओनली 5, माइंड यू, यानी -5 फ्रॉम 2004 बीजेपी का। तो कहीं ना कहीं एक रिजल्ट यहां पर बड़ा गंदा निकल कर आया है। और 2008 में आपको याद है राइट्स हुए थे, वहां एथनिक क्लैशेस, बोडोज और माइग्रेंट जो मुस्लिम्स आते हैं बांग्लादेश से, 50 से ज्यादा लोग मरे। 2012 में 100 से ज्यादा मरे और 4 लाख से ज्यादा बेघर हुए, और 2014 में मई में अभी 11 और मरे। मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे मौका मिला था गुवाहाटी में जाने का, ये जो लोकसभा के इलेक्शन थे उसके दौरान, तो वहां पर ये लोग इतना परेशान थे तरुण गोगोई सरकार से कि वो बोल रहे थे कि बांग्लादेश से जो भी आते हैं उन सबको सभी फैसिलिटीज तुरंत, उनका राशन कार्ड और सभी उनको जो कुछ भी उनको एक नागरिक बनने के लिए चाहिए उन सबको वो प्रोविजंस प्रोवाइड होते हैं, और हम लोग लाइन में लग के परेशान हुए रहते हैं, कोई राशन कार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं। ये आपको मैं सिंपल एक बता रही हूँ कि जो एक ड्राइवर, जो हम जिस गाड़ी में, जिस टैक्सी में हम जा रहे थे, उस ड्राइवर ने हमें ये बातें बताई। आई मीन इट वाज नॉट नोन टू हिम कि हम किसी पार्टी से पर्टिकुलर हैं। तो इतना परेशान वहां पर लोग हैं कि जो आपके इस टाइप से जो आ रहे हैं बांग्लादेश से, उनको आप पूरी फैसिलिटीज दे रहे हैं, और जो वहां के सिटीजन्स हैं वो लोग बहुत दुखी और बहुत परेशान। इसी वजह से अभी आपने नोटिस किया होगा कि एक तो अभी जबरदस्त रॉयट्स अभी यहीं पे रिसेंटली अभी हुए थे, हाँ जी, और कितना ज्यादा जो है वहां के लोकल लोगों को उसका भुगतान करना पड़ा। तो देखिए, सरकार, कांग्रेस सरकार अपने खुद के
बोझ से जो है ना जी वो अब भर भरा के क्योंकि गिर रही मोर है। साहब, मैं अगर तो यहाँ पे एक बात रखना चाहूँ, जी। क्योंकि मान ली एंटी इनकम्बेंसी काम करती है 10 साल में, अक्सर काम करती है, चाहे वो किसी राज्य में सरकार हो, केंद्र में, लेकिन गोगोई को तीसरा टेन्योर मिला, बड़ा रिजाउंडिंग उनको मैंडेट मिला। जैसे मैंने कहा 78 सीट कांग्रेस ने वहां से ली, लेकिन जो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस सरकार की फजीहत हुई है कांग्रेस पार्टी के सेंट्रल लेवल पर, और कहीं ना कहीं एक अब अंदरूनी मैं कहूँ इम्प्लोजन हो रहा है असम में और अलग स्टेट यूनिट्स में कांग्रेस की कहीं ना कहीं, क्योंकि आप इसमें सीधे तौर पर देखेगा कि अगर 2013 का ही मैं दिसंबर का समय उठाऊं तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वैसे भी उम्मीद नहीं थी इनके पास जाएगा, लेकिन वहां पे जो पहले किया था उससे भी वर्स्ट रिजल्ट। और उसके अलावा राजस्थान और दिल्ली में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की पिटाई हुई, कुछ बचा ही नहीं उनके पास वहां पे जो सीटों मात्रों का जहां नाम ले सके। तो राइटिंग वॉज ऑन द वॉल काफी टाइम पहले से। मोर साहब जी, क्या है कि किसी भी स्टेट में देखिए जी, वहां पे गुटबाजी हावी है जी, लेकिन क्या है कि जब नेतृत्व मजबूत होता है कहीं न कहीं केंद्रीय स्तर पर, तो वहां की गुटबाजी को वो दबाने में कामयाब रही है पार्टी, हमेशा से पहली बात रही। अब इस लोकसभा की जो चुनावी हार के बाद और जो पिछले आपने विधानसभा के जो दिल्ली का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का हमने जो लिया, उसके बाद हम कहीं न कहीं देख पा रहे हैं कि कांग्रेस में ऊपर से लेकर नीचे तक नेतृत्व की जो क्षमता थी उसमें कहीं ना कहीं इतना अभाव आया है कि हर प्रदेश में जो गुटबाजी तो रहेगी, महत्वाकांक्षा राजनीति में रहेंगी, तो कहीं ना कहीं अब एक तो हर प्रदेश में हर व्यक्ति जो राजनीति कर रहा है वो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी होने के लिए अपनी जमीन को बचाने की कोशिश में है, और दूसरी तरफ जो देख रहे हैं कि गुटबाजी तो थी, लेकिन उस गुटबाजी में मतलब अच्छा नेतृत्व और मजबूत नेतृत्व होने की वजह से वो गुटबाजी को दबाने में कामयाब रहते थे। लेकिन पिछले दिनों से लोकसभा से लेकर आज तक भी आप देख पा रहे हैं कि कहीं भी आप कांग्रेस के अंदर मजबूत नेतृत्व नहीं देख पा रहे कि वो उस प्रदेश के मोर साहब, क्योंकि आप देखिएगा जिस तरह से, खैर मैं काटजू की बात यहां अलग रखता हूं, असम में मैंने देखा कहीं ना कहीं लोकल स्टेट कांग्रेस यूनिट्स में अब प्रॉब्लम आने लग गई है। बाद में मैं महाराष्ट्र को भी उठाऊंगा, हरियाणा का भी कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर मैं नरवाल साहब आपके पास आऊंगा। अगर मैं 2013 का जैसे मैंने जिक्र किया छोड़िएगा, मैं 14 में ले लेता हूं, आंध्र प्रदेश को जब तेलंगाना में इन्होंने डिवाइड किया और सीमांध्रा में, तो क्या मिला, इनका सारा गैम्बल वहां फेल हुआ। कितना अच्छा आंध्र प्रदेश इनको रिजल्ट मिलता था। 2014 में आंध्र प्रदेश भी इन्होंने खोया। उसके अलावा महाराष्ट्र, मेरा मानना है मोस्ट प्रोबेबली इट इज आउट ऑफ द हैंड्स ऑलरेडी, ये महाराष्ट्र को खोने वाले हैं चुनावों में। दिल्ली में फॉर ऑल आई नो, आई थिंक अनु प्रदीप जी आप मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, बट आई थिंक कांग्रेस इज गोइंग टू बी आउट अगेन सेकंड टाइम। और जम्मू कश्मीर में आपने देख ही लिया, एनसीपी जिस तरह से आज अपना गठबंधन तोड़ चुकी है। खैर गठबंधन ये 10 दिन पहले तोड़ चुकी थी, कांग्रेस ने आज एक ब्राउनी पॉइंट्स जीते हैं कहीं ना कहीं। मनीष तिवारी ने अनाउंस करके कि गठबंधन तो हमने तोड़ा है, तो उसका ट्वीट किया है साहब, प्रदीप जी ट्वीट किया है। नेता करते रहते हैं, जिसमें बोल दिया उन्होंने ट्वीट कर दिया, वो उमर अब्दुल्ला ने उसका ट्वीट किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं 10 दिन पहले जाकर के सोनिया गांधी से मिला था और मैंने उनको कहा कि मैं अनाउंसमेंट नहीं करूंगा, मुझे पब्लिकली इस बात को नहीं कहना है। और लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि प्रदीप जी की जो कांग्रेस ने आज किया है, जिस तरह से पब्लिकली खुद ऐसा दिखा रहे हैं जैसे हमने साथ छोड़ा है, तो वो कांग्रेस के लिए मैं यही उम्मीद रखता हूं, एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया। तो लेकिन नरवाल साहब, जहां मैं ये देखता हूं इन्हीं स्टेट्स में भी मुझे कोई उम्मीद नहीं 2014 में कोई कांग्रेस किसी तरह का कमबैक करने वाली है, रादर और खोने वाली है। और यही सवालिया निशान जिस तरह हमने हरियाणा में देखा है, कांग्रेस बीच में से स्प्लिट हो रखी है। शैलजा वीरेंद्र ग्रुप की मैं बात करूं, इधर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ग्रुप, तो आई थिंक मतलब वेयर इज द पार्टी गोइंग टू गो। इस तरह से तो पूरे देश से उनका कहीं ना कहीं बड़ी खतरनाक स्थिति पैदा हो गई। देखिए पवार साहब, जो कांग्रेस पार्टी में एक इंटरनल जो डेमोक्रेसी है जी, वो कहीं नहीं है जी, वो कहीं हमें नजर नहीं आती है। और राजनीति में ये बहुत जरूरी है कि जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी फैक्शंस हैं, उन सबको साथ लेके चलना चाहिए और उन सब की बात सुनी जानी चाहिए, जो कि कांग्रेस पार्टी में नहीं हो रहा है। और उसी का परिणाम ये जो 2014 में जो लोकसभा चुनाव थे, जो 44 सीटों पे ये आ गए हैं। महाराष्ट्र में क्या होगा, हरियाणा में क्या होने वाला है, या जिस तरीके से आपने आंध्र प्रदेश का जिक्र किया है, या और दिल्ली में कैसा चुनाव होगा, प्रोबेबली दिल्ली में वही रिजल्ट आने वाले हैं जैसे कि आए हैं। हरियाणा में होपफुली मैं ऐसा नहीं मानूंगा कि ऐसा इतना बुरा रिजल्ट आएगा, हालांकि हरियाणा में लेकिन क्लियर कट विनर भी नहीं कोई रखे। सुनेगा, जहां तक मेरा मानना है, हम वी वर अ ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट सिटिंग, आई मीन ब्रेनस्टॉर्मिंग 2 to 3 days बैक, और कहीं ना कहीं कितने हमने जोड़ तोड़ लगाए, कहीं ना कहीं यही समझ में आया बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या है, स्प्लिट मैंडेट
मैंडेट। स्प्लिट मैंडेट मतलब हंग हाउस। मैं नहीं, खुद जी, हरियाणा में नहीं, हंग जी, असेंबली नहीं, देख रहा हूँ। अभी सुनिए, आप तो कहेंगे सहमत कि हैं? आप मेजॉरिटी लेने वाली हैं, मैं अगर मानता हूं, देखिए, समझ सकता हूं। हंग असेंबली में देख रहा हूँ, सुनीता जी, बोलिए कि बीजेपी से आप मुझे अच्छा लगेगा। मेरी बात पूरी होने दीजिए जी, प्लीज। आप आपका जी। मैं भी खुद हंग असेंबली देख रहा हूँ हरियाणा जी, में, जी। लेकिन वो तो आपको बहुमत मिले नहीं, इसके बाद मैं रिप्लाई लेकिन करूंगी कहीं आपकी ना बात कहीं का। कांग्रेस पार्टी में जो इंटरनल जो डेमोक्रेसी है वो गायब है, और पूरे के पूरे सारे के सारे जो निर्णय है वो हाईकमांड लेती है, और हाईकमांड में सिर्फ 2 ही आदमी हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। और कहीं ना हालांकि कहीं एक अच्छी बात यह है पवार साहब कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने 2014 के चुनाव के बाद जो हार स्वीकार करी और जिम्मेदारी ली, लेकिन सभी कांग्रेसमैन ने इकट्ठा होकर और उनको उस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। ये एक अलग बात है। सुनिए नहीं, सुनिए, देखिए, एक दे बात शुड हैव रादर डिमांडेड देयर रेजिग्नेशन इंस्टेड ऑफ दे ऑफरिंग इट, बिकॉज़ दे ऑलरेडी न्यू द रेजिग्नेशंस वुड नॉट बी एक्सेप्टेड। मुझे नरवाल साहब की बात का जी, जवाब देने दीजिए जी, प्लीज। जो जी। उन्होंने कहा है कि हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग यहाँ बैठ के करते हैं, अगर हम लोग ग्राउंड में जाएं, मैं ग्राउंड में जाती हूँ, ग्राउंड में घूमती हूँ, मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि मैं बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये सच्चाई है अभी के लोग जो हैं वो चाहते हैं एक पार्टी पे विश्वास करना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, तो वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे भी वही गवर्नमेंट बने, क्योंकि विकास क्षेत्र का, एरिया का विकास तभी हो पाएगा। इसलिए लोगों के मन में 96 में बीजेपी देखिए, ने मैं क्या सच किया था कह मैम? उनके मन में ये है कि हम भी दुग्गल जी, हम हर बीजेपी स्टेट का गवर्नमेंट समीकरण बात आएगा कि वहां 96 में आखिरकार क्या किया था किसकी बीजेपी सरकार ने? आएगी, ये कतई जरूरी जिसके नहीं। साथ चुनाव केंद्र में लड़ा, उसको जिसकी धोखा सरकार हो, दिया। सभी आप राज्यों में बताइए, उन्हीं की बनती है। मोर साहब माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। वी हैव टू गो इन फॉर अ स्मॉल कमर्शियल। डोंट गो एनीवेयर पीपल, आई विल बी राइट बैक विद यू।